ओके, सो आफ्टरनून क्लास थक गए पढ़ते पढ़ते स्टैट्स। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रैशनलाइजेशन वर्सेस साइंटिफिक मैनेजमेंट। बोलो याद है सर? आपने बोला था कि रैशनलाइजेशन अलग है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग है। मैंने बोला था सर काफ़ी कुछ ये सेम ही होता है, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो सकते हैं इसमें, नो डाउट। बोलो याद है? तो सर आज उसी चर्चा को हमको बढ़ाना है आगे, और आज देखना है सर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को। सर हम तो देख चुके थे ये चीज़, हम दोबारा देखेंगे। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? ठीक है सर, आ जाओगे। रैशनलाइजेशन वर्सेस साइंटिफिक मैनेजमेंट, पेज नंबर 173। शुरुआत में ही टॉपिक दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। As a method of industrial organization, both scientific management and rationalization imply the replacement of antiquated practice by scientific methods for the solution to industrial problems। यानी कि सर घिसी पिटी पुरानी प्रैक्टिसेस को हटाइए, साइंटिफिक मेथड्स लाइए, उनसे क्या होगा, हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बोलो याद, समझ में आया? कोई समस्या? नो सर। Both are equally concerned with the technical improvement and technological progress, but in spite of this common ground, there is a lot of difference between the two। सर इन सारी similarities के होते हुए भी इसमें बहुत सारे differences होते हैं। क्या है वो differences? Rationalization differs from the scientific management in the following aspects: industrial cooperation, scientific management confines its activities to a single enterprise and tries to avoid waste within the concern। यानी कि सर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है, हम किसकी बात करेंगे? एक सिंगल बिजनेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक सिंगल बिजनेस की। वहीं इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन बात करता है सर ये वहीं तुम्हारा रैशनलाइजेशन बात करता है सर एक ग्रुप ऑफ बिजनेस, यानी कि पूरा एक इंडस्ट्री की। बोलो याद है? हमने एक टेबल भी बनाया था, तुम लोगों को याद होगा। अरे बोलो यस सर। नंबर 2 इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। तुम्हारा साइंटिफिक मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन रैशनलाइजेशन में इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन होता है। बोलो याद आया? पक्का सर। नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपेसिटी टू डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी टू डिमांड? बोलो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी टू डिमांड? 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, रीड करो पैरा को, देखो कुछ मीनिंग निकल पाती है क्या। बोलो समझ में आया क्या बोल रहा है ये क्लास? कुछ समझाएगा? तब तक हम हेडिंग डालते हैं रैशनलाइजेशन ये हो गया तुम्हारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। बोलो को समझाएगा क्या बोलना चाह रहा है ये? बताओ कृष्णा क्या बोलना चाह रहा है ये? ऐसी डिमांड जो मतलब प्रॉपर मतलब उसमें वेस्टफुल चीजें ना इंक्लूडेड हो और ओके कंज्यूमर क्या वो मतलब हाँ और कोई बोलो। आओ एक बार साथ में रीड करते हैं पैरा एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। विद अ व्यू टू स्टडीइंग प्राइसेस रैशनलाइजेशन। स्टडीइंग प्राइसेस मतलब प्राइसेस को स्टडी कर देना, स्थिर कर देना। समझ में आ रहा है? प्राइसेस को स्टेबल कर देना। ऊपर लिखोगे स्टेबल प्राइसेस। रैशनलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अवॉइड, अटेम्प्ट्स सर कोशिश करता है, अवॉइड वेस्टफुल कंपटीशन इन वेरियस वेज। सर चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी सर कि रैशनलाइजेशन क्या बोलता है? वेस्टफुल कंपटीशन को अवॉइड करो। बोलो याद है? बिल्कुल सर। इट में एलिमिनेट वीक एंड इनएफिशिएंट यूनिट्स थ्रू कॉम्बिनेशन। सर जो वीक यूनिट्स हैं, इनएफिशिएंट यूनिट है, उनका कॉम्बिनेशन कर लो। हम तो देखे थे ना सर, मर्जर हो जाता है, एक्विजिशन हो जाता है, अमालगमेशन हो जाता है, याद है? बिल्कुल सर। कहाँ गया
प्लेस अ डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटपुट और अडॉप्ट कॉमन अरेंजमेंट्स इन द परचेस ऑफ मटेरियल। हो सकता है सर किसी के ऊपर कॉमन रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तुम इतना ही बनाओगे। हो सकता है हम साथ में कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें। भाई रैशनलाइजेशन की शुरुआत में बोला था दोस्तों, ये ग्रुप में चलने को कहता है। भाई एक इंडस्ट्री एक साथ चलेगी तभी उसका भला होगा, याद है ना। लेकिन ऑन द common arrangements in the purchase of material, sale of goods or research, it can make a better coordination between demand and supply of goods through its process of industrial cooperation and combination। अब समझोगे दोस्तों, अगर मान के चलो इस शहर में 10 टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं और 10 के 10 टीचर एक साथ एक कॉम्बिनेशन में आ गए, बोलो क्या हम लोग बेटर मैनेज कर पाएंगे बच्चों के फ्लो को? द आंसर इज यस सर। लेकिन जब हम बात करते हैं कहाँ गया, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन नॉट सेव द कंसर्न फ्रॉम रूथलेस कॉम्पिटिशन। भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहीं भी ग्रुप की बात नहीं होती है, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर, एक पर्टिकुलर फर्म की बात करता है। जब बात फर्म की हो रही है सर, तो क्या फर्म अपने आप को बेटर करेगा या अपने को कॉम्पिटिशन से बचाएगा? अपने आप को बेटर करेगा। भाई हम अपने आप को बेटर कर रहे हैं, क्या कहीं कोई कोऑपरेशन है? नहीं है सर, कोई कोऑपरेशन नहीं है। इस वजह से इसमें भी कॉम्पिटिशन की भावना आ जाएगी और कॉम्पिटिशन हो सकता है कैसा हो जाए सर, अनहेल्दी हो जाए। कैसा हो जाए? हेल्दी। यानी कि सर अगर इसको साफ शब्दों में लिखा जाए, कैन नॉट सेव द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री रिमेन अफेक्टेड बाय द यूनिटरी एक्शन ऑफ वन नेटवर्क दैट अडॉप्ट्स इट। यानी कि सर इसको लिख सकता है, इसका छोटा पॉइंट दिया जाए, प्रमोट्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। बोलो भाई रैशनलाइजेशन करता है? बोलोगे यस सर, बट यहां पे डज नॉट प्रमोट इंडस्ट्रियल, ये डज है इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। लाजमी सी बात है सर, आप मोहल्ले में एकता बना रहे हो, फायदा आपको होगा। किसी के घर कोई समस्या होगी, सारे लोग खड़े देंगे, नोट कर लो इसे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना घर अच्छा कर रहे हो तो उसमें क्या होगा? क्या सबको फायदा होगा? आंसर इज नो सर। समझ में आया? जो चार्ट बनाया था उसमें आगे इसको बढ़ा लो। एमसीक्यू लर्न कर रहे हो आप लोग सारे? बोलो बेटा। नहीं भी चैप्टर पढ़ो, लर्न कर लो ना उसको एटलीस्ट, है ना। लर्न करते चलो इसे, ये हो जाए तो बताना। हो गया? आई थिंक सबका हो गया। हो गया? ठीक है, आ जाओगे सर नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सर सामान को स्टैंडर्ड करना और सिंप्लीफाई करना। रीड करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑक्यूपाइड विद द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ओनली। अंडरलाइन करोगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑक्यूपाइड विद, यानी कि ये मेनली फोकस करती है किस पे? द इंप्रूवमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ओनली। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आर बियॉन्ड इट्स रीच। यानी कि सर साइंटिफिक मैनेजमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? वो कह रहा है जो है उसको अच्छा करो, जो है उसको अच्छा करो। स्टैंडर्डाइज करना या सिंप्लीफाई करना साइंटिफिक मैनेजमेंट में नहीं होता है। समझ में आया? To reduce the cost of production and selling of price of goods, rationalization reduces the superfluous variety of goods and simplifies the existing products for the benefits of the consumer। वही बात कर रहा है सर, हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, जो कई सारी वैरायटी है उसको कम करते हैं, कुछ ही वैरायटी में लाते हैं। अब मेरे को तो नहीं पता है कि आप शार्क टैंक देखते हो नहीं देखते हो। कल के शार्क टैंक के एपिसोड में एक एंटरप्रेन्योर थी, वो यहीं मथुरा की थी, और शी केम, और उनके ब्रांड का नाम था क्वर्की नारी। उसमें क्या कहती, वो तुम्हारे ये कैजुअल कपड़े जो नहीं होते हैं फंकी टाइप के, उस टाइप के बेच रही थी। उसके शूज़ की डिमांड अच्छी थी और उसके साथ वो तुम्हारे कस्टमाइज जैकेट्स, शर्ट्स, दुनिया भर की चीज़ें बेच रही थी। तो वहाँ जितने भी शार्क्स बैठे थे उन्होंने कहा देखो आप फोकस करो तो अपने शूज़ बिजनेस पे करो, कपड़े वपड़े फिलहाल छोड़ दो, कपड़ों में दम नहीं है, जो बिजनेस है आपके शूज़ में है। अब बताओ
उन्होंने बोला जो दम है आपके शूज़ में है, कपड़े छोड़ दो, शूज़ पे फोकस करो। क्या यही तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन है? क्या यही तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन है कि सर कुछ को कम करो, वैरायटी पहले कम करो और जो बन रहा है उसको कस्टम लेवल बना। अब वो क्या करती थी, हाथ से बैठ के पेंट करती थी, बोल रही थी कि मशीनों को हायर करने वाले का मशीनों को हायर करो। वाटरमेलन डिज़ाइन, पाइनएप्पल डिज़ाइन, ऐसे ऐसे डिज़ाइन के जूते थे, तो उसको बनाओ। सर सिंप्लीफिकेशन करो और स्टैंडर्डाइजेशन को, समझ में आया? ये बात हम करते हैं रैशनलाइजेशन में। क्या ऐसी कोई बात साइंटिफिक मैनेजमेंट में होती है? नहीं, जो है भाई उसी में मैनेजमेंट साइंटिफिक कर दो, समझ में आया? तो अगर इसी पॉइंट को हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, इसमें सिंप्लीफिकेशन एग्जिस्ट करता है और स्टैंडर्डाइजेशन भी एग्जिस्ट करता है। बोलो समझ में आया? अरे बोलो सर, जब यहां बात करेंगे तो यहां पे सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है और स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है। सिंप्लीफिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट और स्टैंडर्डाइजेशन भी डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? या दूसरे शब्दों में लिख ले सर, इट ओनली फोकसेस, साफ से लिखते हैं इसको, इट ओनली फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग या इम्प्रूविंग कर लेते हैं, इट ओनली फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। सर ये इतने लंबे लंबे चार्ट्स हम लोग क्यों लिख रहे हैं एग्जिस्टिंग? उसका रीजन है दोस्तों, आपको एग्जाम से पहले बुक नहीं ये पढ़ के जाना है। समझ में आ रहा है? तो नोट कर लो इसे। हो गया? बाकी लोग का लिख लें तो सबको ठीक। इट ओनली फोकसेस ऑन इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। समझ में आया? बोलो सर। नंबर 5th पॉइंट, अप्रोच टू प्रॉब्लम्स। सर समस्याओं के प्रति हमारा क्या नजरिया रहेगा? आप लोग मेरे को ऐसे जनरली बताओ, जीवन में आप लोग का समस्या के प्रति क्या नजरिया रहता है? आपके जीवन में कोई समस्या आई है, क्या नजरिया आप रखते हो, क्या अप्रोच रखते हो उसके? सॉल्यूशन ढूंढते हो, है कि नहीं? सर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर ले, या मुंडी पकड़ के बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। भाई मेरे इस हाथ में इन्फेक्शन हो गया, दो रास्ते हैं, या तो हम समस्या खत्म कर दें, इन्फेक्शन की दवाई ले लें, या तो हाथ ही खत्म कर दें, काट के निकाल दें। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से कुछ समस्याओं का हल होता है। सर बिजनेस में समस्या आई है, बिजनेस में अगर समस्या आई है तो क्या बिजनेस बंद कर देंगे? नहीं सर, बिजनेस का समस्या का हल खोजेंगे, ठीक है ना? हल दोनों खोजते होंगे, देखते हैं क्या क्या रवैया है समस्या के लिए। बताओ कृष्णा। हाँ, देखते हैं क्या क्या इनका नजरिया है। Scientific management is mainly concerned with the scientific organization of labor and management for the solution of productivity problems only. Underline करोगे solution, ये underline करोगे शुरू से, scientific management concerned productivity problems only। यानी कि सर साइंटिफिक मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं ना, ये सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। प्रोडक्टिविटी जैसे सर आपके पास दिन में 24 घंटे रहते हैं, मान के चलो सर दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में सर 8 घंटे सोना है, ठीक है ना? 8 घंटे अपने लोग को टाइम पास चाहिए ही चाहिए। टाइम पास चाहिए कि नहीं चाहिए? बचा कितना? 16 - 24। हाँ वाह, बहुत बढ़िया, क्या मैथमेटिक्स है कृष्णा। सर अपने पास बचे 8 आवर्स, सर 8 घंटे बच रहे हैं। अब इस 8 घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? सर बीकॉम में है इस वजह से ये 8 घंटे टाइम पास कर दिया है। अगर इस सीए में रहते तो शायद सोने का भी 6 ही घंटा मिलता है ना। बाकी अब तुम्हारे पास जो टाइम बच रहा है उसमें तुम कितना पढ़ ले रहे हो इज योर प्रोडक्टिविटी। सर तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं फैक्ट्री में या जो भी चीज़ें हैं उसमें तुम कितना प्रोड्यूस कर ले रहे हो इज योर प्रोडक्टिविटी। जब बात होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। समझ में आ रहा है? लेकिन वहीं पे rationalization is very broad in its approach. It covers all problems of production. Align all problems. Sir productivity, supply, advertisement,
डिस्ट्रीब्यूशन, कंपटीशन, प्राइस ऊपर नीचे होना, बिजनेस साइकिल, सब कुछ ये मैनेज कर लेता है। कौन? रैशनलाइजेशन। कौन सा? रैशनलाइजेशन। फाइनेंस, मार्केटिंग इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, कस्टमर बेस, प्राइसेस, हम लोग सब देख चुके हैं सर। सब कहां कवर होता है? रैशनलाइजेशन में। समझ में आया? अगर इसको लिख लें सर तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये बोर्ड पे कुछ होना चाहिए, बटन ऐसा दबाओ तो गायब हो जाए सब, बैठ के घिसना ना पड़े इसको। हाँ हाँ बेटा, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, यहां भी आ जाएगी। रुक जाओ बस एक सेशन और। ठीक है, राशनल, देखो भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट देखोगे, इट कवर्स ओनली प्रोडक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सर ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी रिलेटेड समस्याओं को देखता है, लेकिन जब बात करें रैशनलाइजेशन की, इट कवर्स ऑल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग, कौन कौन सा दे रहा है ये? एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है सही दे रहा है। एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। बोलो समझ में आया? सर रैशनलाइजेशन में सारी प्रॉब्लम्स का कवर किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम बात करते हैं सिर्फ प्रोडक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज की। भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में बार बार बोलो, मैनेजमेंट आप लोग पढ़े हो, कहाँ होती है? बिजनेस में मैनेजमेंट होती है ना। तुम अपने ट्रांसपोर्ट वाले से मैनेजमेंट की बात करोगे क्या? हम तुम्हारे मैनेजर, तुम ऐसे करो ऐसे करो, मार के भगा देगा भाग। सर वहां रैशनलाइजेशन काम आता है, समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट काम आती है सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया? ओके सर। लोग कहते नहीं हो गए तुम अपने घर के शेर, यहां मत दिखाओ है कि नहीं? तो ये सारा काम हमारे से प्रोडक्टिविटी तक चलेगा। ओके सर, ये भी हो गया। नंबर 6, प्रमोशन ऑफ न्यू कंसर्न्स। न्यू कंसर्न्स मतलब न्यू बिजनेस, ऊपर लिख लो, न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस। Sir, the principles of scientific management are only applicable to an industrial unit that has already come into existence. Sir, scientific management जो है ना, सिर्फ उसी पे लगा सकते हैं जो यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है कि नहीं? अरे भाई मैनेज उसी को करोगे जो आज गया होगा ना भाई। अब एक बात बताओ, किस बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाओगे? बर्थ सर्टिफिकेट, जो पैदा हो चुका होगा। भाई वैक्सीनेशन उसी बच्चे को लगवाओगे ना जो पैदा हो चुका है। लेकिन rationalization is not only limited to the reorganization of existing units, but it includes the principles of scientific location, optimum size, proper capitalization and plant layout. अरे दोस्तों ध्यान दो, साइंटिफिक लोकेशन, प्लांट लोकेशन हम लोग देखे थे, बिजनेस सेटअप होने के पहले प्लांट लोकेशन देखी जाती है, याद है? ऑप्टिमम साइज, किस साइज पे हम प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले देख लिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? पहले साइज देखते फिर उतना बनाते हैं। प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, बिजनेस में कितना पैसा डालेंगे, कैपिटल डालेंगे। बोलो ये बिजनेस के पहले शुरू होने वाले काम है ना। तो ये सब चीजें सर, अब प्लांट लेआउट, हमारे प्लांट का जो लेआउट होगा सर, ये सारी चीजें बिजनेस स्टार्ट होने के पहले भी शुरू हो जाती हैं और रैशनलाइजेशन उसके बाद भी चलता है। समझ रहे हो? तो सर ये वाइड हो गया, मतलब बच्चा पैदा हुआ नहीं सर, किस स्कूल में पढ़ाना है, कहाँ वैक्सीनेशन लगाना है, किस डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे, क्या उसके कपड़े रहेंगे, क्या उसका कमरा रहेगा, क्या उसकी डेकोरेशन रहेगी, सब सोच लिया। तो बताओ बेटर कौन सा सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट की रैशनलाइजेशन? हक बेकू, रैशनलाइजेशन में कह रहे, कौन सा बेटर है? रैशनलाइजेशन। चलो इसको नोट कर लेते हैं। एकदम कृष्णा चाय वाय पी के आया कर, 2-3 गिलास हम लोग के लिए पिलाया करो बगल से। कहा गया मार्कर? इसको लिख लोगे साइंटिफिक मैनेजमेंट को, इट इज ओनली एप्लीकेबल, हाँ इट इज ओनली एप्लीकेबल टू एग्जिस्टिंग यूनिट्स of business. It is applicable pre
एज वेल एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अरे दोस्तों, कंपनी जब पैदा होती है, जब कंपनी जन्म लेती है, उसको क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, याद है ना? अरे बोलो यस सर। तो वही है इनकॉर्पोरेशन सर। प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में भी हमारा रैशनलाइजेशन चलता है, नोट कर लो इसे। एज वेल एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, रुको साफ लिख दें। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब दिखा? हो गया? कोई समस्या? नहीं सर, अभी तक का जितना देखा है सर, अपने को देख के लग रहा है सर रैशनलाइजेशन इज मच 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 बेटर देन साइंटिफिक मैनेजमेंट, है कि नहीं है? अगर मेरी मानो ना तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। ये भी इसी का एक पार्ट ही है, मानोगे सर? अगर ये रैशनलाइजेशन है ना, तो ये है तुम्हारा साइंटिफिक मैनेजमेंट और ये है तुम्हारा रैशनलाइजेशन। और समझ में आ रहा है सर? मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब सर सामाजिक ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, समाज के लिए क्या कर रहे हैं? भाई बिजनेस कर रहे हैं, समाज में रह के कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। द आंसर इज यस सर। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओनली कंसर्न विद द वेल बीइंग ऑफ वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। अंडरलाइन करोगे, ओनली कंसर्न विद वेल बीइंग एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स ऑफ अ कंसर्न। यानी कि सर मालिक नौकर खुश, जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक। Rationalization goes much further. It seeks the welfare of the consumers as well as of the entire community. सर ये पूरे समाज का भला देख लेता है सर। कौन? Rationalization. The consumer must be provided with quality goods at lower prices. For the general community, it must ensure a great economic stability and higher standard of living. सर इकोनॉमी स्टेबल रहे, higher standard of living, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं भाई, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। कहाँ गया? Rationalization is the object of the greatest good to the greatest number, whereas scientific management is concerned with the greatest good to the limited number who may be employees and numbers. दूसरे शब्दों में सर साइंटिफिक मैनेजमेंट अपना भला और ये क्या कहते हैं, पूरे देश का भला। ये वो नेता है सर जो अपना परिवार चमकाते हैं, और ये लाल बहादुर शास्त्री हैं जो खुद तो फटी धोती में घूम लेंगे लेकिन देश का बुरा नहीं होने देंगे। समझ में आ रहा है? आ जाओ भाई, इसको भी लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। और इसी के साथ हम लोग का अब टिपिकल टॉपिक्स इस चैप्टर में दोस्तों खत्म हो चुके हैं। अब टिपिकल चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग बिल्कुल इसको आराम से चला सकते हैं, 1 से 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये देखोगे रैशनल, इसका देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट सीक्स वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर ओनली। सर किसका भला देखते हैं? सिर्फ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का, यानी कि अपना काम बनता डैश डैश में जाए जनता। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, तुम लोग बाद में क्या क्या लिख दोगे इसमें हमको पता है। भाड़ में जाए जनता, समझ में आया? यहां पे सर इट सीक्स, अरे तुम लोग का सब हमको पता है, इट सीक्स वेलफेयर ऑफ नहीं, इट सीक्स वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, consumers and community as a whole, community as a whole। समझ में आया? WHO वाली होल, ठीक है ना? यानी कि सर ये सबका भला देखता है। दिख रहा है खुशी? ठीक, नोट कर लो इसे। ये है सर रैशनलाइजेशन की लीला। यानी कि सर अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट नर है तो रैशनलाइजेशन क्या है? नारायण है। सर नारायण में ही नर भी है, कोई अलग बात है? नहीं है सर, नोट कर लो इसे।
ये किसकी बुक है? बड़े अच्छे से सारी हेडिंग तुमने हाईलाइट की है। बुक वाले की तरफ से कोई कमी रह गई थी क्या? चलो कोई नहीं, ये नोट हो गया है, कर लो उसको। हाँ, कम्युनिटी एज अ होल। अरे ऐसा मत बोलो भाई, हम 2 बार लिख देंगे फिर। कम्युनिटी, ठीक है। और समस्या तो लो, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ठीक, कम्युनिटी एज अ होल समझ में आया। ये मैग्नीफाइंग ग्लास चलता है अपना, जो नए बच्चे हो अभी देख लें, तुम लोग नए ही हो। ज़्यादा समझ रहे नहीं हो मेरे साथ, ठीक है सर। अब आता है सर, अब आज शुरू होती है इजी चीज़ें सर। एडवांटेजेस ऑफ रैशनलाइजेशन। नंबर 1 पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड सॉबरिटी इन द इंडस्ट्री। सर हम इतनी देर से देख रहे हैं रैशनलाइजेशन बात करता है सबको लेके चलो, सबको लेके चलो। जब हम सबको लेके चलेंगे ना तो हमारी इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता रहेगी, बहुत ज़्यादा प्राइजेस या डिमांड अप डाउन नहीं होगी। Rationalization brings about stability and sobriety in the industry through the avoidance of destructive competition। अंडरलाइन कर लोगे, अवॉइडेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन, यानी कि सर बर्बाद करने वाले कंपटीशन से हमको क्या मिल जाएगी? छुट्टी मिल जाएगी। वेरी गुड सर। इट परमिट सप्लाई टू द अडॉप्टेड टू डिमांड so as to mitigate the recurrent crisis due to the apparently inevitable fluctuations of the trade cycle। बगल में लिख लोगे सीधे एरो करके, avoids trade cycle। सर कभी ऊपर तो कभी नीचे, चप्पा चप्पा चरखा चले, याद है? बिल्कुल सर। अवॉइड्स ट्रेड साइकिल। नंबर 2, कंट्रोल्स ओवर वेस्टेजेस एंड लीकेजेस। सर बिल्कुल पता है हमारे को वहाँ भी कोई भी वेस्टेजेस या लीकेजेस नहीं होगी। तुम बोलो सर लीकेज क्या, पानी छू जाएगा? नहीं, लीकेज का मतलब एक तरह से वेस्टेज ही होता है, फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है। डिटेल में जाना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी प्रोसेस, इक्विपमेंट एंड मटेरियल आर ऑल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग वेस्ट एंड कंफर्मिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। A similar result follows from sectionalization of manufacturing। बोल रहा अलग अलग सेक्शन बना दीजिए मैन्युफैक्चरिंग के। एग्जाम्पल फालतू डाल रहा। फॉर एग्जाम्पल, फोर्ड मोटर कंपनी नॉट ओनली मेक्स इकोनॉमी मॉडल्स लाइक फीगो बट ऑल्सो मेक्स द लग्जरियस मस्टैंग एंड हम्बल ट्रैक्टर्स बट इट मेक्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज। कई सारे सेक्शन में बनाई है सर, कई सारे सेक्शन में बनाई, उससे भी आपको फायदा होगा। फोर्ड की सर फीगो भी आती है। कितने लोग यहाँ फीगो में बैठे हुए हैं? बैठे हो? बिल्कुल आप लोग नहीं बैठे हो कि बिल्कुल नीची सी गाड़ी थी, बैठ जाओ तो लगता है पहिए पे बैठ के चलना है गाड़ी में। बगल में तुम्हारे बाइक वाला आ जाएगा ना, तुमको लगेगा पहले माले पे बैठा हुआ है वो, इतनी नीची गाड़ी है वो। डिवाइडर आ जाता है तो खट से नीचे से लड़ती थी, ठीक है। अभी तो बिल्कुल ऐसे काट काट के उसको चलाना पड़ता है, अभी को तो बंद हो गई है। फोर्ड वो भी बनाती है, फोर्ड अपने ट्रक भी बनाती है। यूएस में उसके ट्रक बहुत चलते हैं। ट्रक मतलब वो बड़े वाले ट्रक नहीं, जैसे नॉर्मल बोलेरो वगैरह नहीं होती, इसी साइज के रहते हैं, उसमें पीछे स्पेस दे देते हैं। यूएस के लोगों को ऐसी गाड़ियाँ बहुत पसंद है, सामान रखते हैं घूमने निकल जाते हैं, ठीक है। वो भी बनाती है। फोर्ड मस्टैंग भी बनाती है। मस्टैंग का नाम सुने हो? लंबी सी होती है, अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है, शायद 2 करोड़ के करीब की है। फोर्ड सब बनाती है, समझ में आ रहा है? सेक्शनलाइजेशन करिए सर, नई नई गाड़ियाँ बनाइए, ठीक है। इसने फोर्ड का एग्जाम्पल लेके यहाँ फीगो की बेइज्जती कर दी। मेरे पास भी फीगो थी तो इसने बेइज्जती कर दी मेरी गाड़ी की। नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सर तब से सर फोड़ रहे हैं सर, सिंप्लीफिकेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? बोलो ये पढ़ना पड़ेगा कि आप लोग को पता है? पता है सर, ठीक है, ऑलरेडी डन। नंबर 4 बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के बगल में लिख लोगे एम्प्लॉयज। सर जब आप रैशनलाइजेशन करते हो तो एम्प्लॉयज का बेटर यूज होता है, एम्प्लॉयज हम अच्छे से काम ले पाते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? कोई समस्या? रैशनलाइजेशन एंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स एंड अवॉइडेंस ऑफ ऑल पॉसिबल वेस्ट देयर ऑफ। सर इसको एक काम दिए, वही काम उसको दे दिए, खुशी कृष्णा और मान के चलो दोनों का एक ही काम दे दिए। अब एक कर रहा है, एक बैठा हुआ है। बोलो बेकार हो गया कि नहीं हो गया? अब थोड़ी देर वो किया, फिर आप तुम करो, फिर थोड़ी देर वो की। भाई लेबर की वेस्टेज है, इसको अलग काम पकड़ा है, उसको अलग काम पकड़ा दिए, है कि नहीं? हम खुद अलग काम पे लग गए। हो सकता है नहीं हो सकता है? सर हमारा गार्डन है, तुम सबको लगा दी, तुम उधर पानी डालो, तुम उधर पानी डालो, हम एक जगह जाके गड्ढा खोद रहे हैं। बेटर यूटिलाइजेशन सर, है कि नहीं है? रैशनलाइजेशन से ही हो सकता है। नंबर 5 रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर तब से वेस्टेज कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? पढ़ने की जरूरत है? नहीं है सर। नंबर 6 सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। जब हम सारे लोग मिल के चलेंगे रैशनलाइजेशन में, सारे लोग मिल के चलेंगे, मिल के काम करेंगे, अब सबको फाइनेंस एक सेंट्रल पोजीशन से मिल सकता है कि भाई पूरी इंडस्ट्री को फाइनेंस ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा। समझोगे? जहाँ लोग इकट्ठा रहते हैं ना, एकत्रित रहते हैं ना, वहाँ पे लोग पैसा लगाने में भी नहीं सोचते हैं। तुम अगर चले जाओगे बलदेवा प्लाजा, 2 एग्जाम्पल हैं सर मोबाइल मार्केट के, बलदेवा प्लाजा रेती,
सर बलदेवा प्लाजा में मोबाइल मिलता है, रेती में भी मोबाइल मिलता है। रेती में दुकानों का किराया 8,000 10,000 रुपए महीने, और बलदेवा प्लाजा में वही किराया 70,000 रुपये मंथली, 70 से 80,000 रुपये दुकान का किराया। जो दुकान तुम लोग देखते हैं ना छोटी छोटी, सोचते हैं अंकल जी बैठे हुए हैं, क्या ही कमाते होंगे, बहुत कमाते हैं, 80,000 रुपये किराया दे रहे हैं। वो ऐसा क्यों, वाई, हाउ? सर वो एक तरह से यूनाइटेड है, समझोगे, वो एक तरह से रैशनलाइज्ड मार्केट है, वो उनके आपस में यूनिटी चलती है। बताए थे ना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं उनके, रात में रेट लिस्ट वगैरह आती है, ट्रेड सीक्रेट है, किसी को रिवील मत करना समझ आया, सब कुछ चलता है। रेती में ऐसा कुछ नहीं है सर, जहाँ पे आप रैशनलाइज्ड रहेंगे, लोग एकत्रित रहेंगे, सारी चीज़ें अच्छी से वेल प्लान्ड रहेंगी ना, वहाँ पे लोग पैसा देने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। समझ में आया? Centralization of finance is made possible by rationalization which yields substantial advantage. The credit of one large unit is likely to be far stronger. Credit मतलब होता है तुम्हारा लोन लेने की पावर, ऊपर लिख लोगे लोन लेने की कैपेसिटी लिख लो, पावर लिख लो, जो लिखना है लिख लो। क्रेडिट स्कोर नाम सुनते हो कि बहुत ऐड आता है, पॉलिसी बाजार पे अपना क्रेडिट स्कोर चेक करिए फ्री में, यही क्रेडिट स्कोर है। समझ में आया? वो अगर सारे लोग मिल के है ना, बड़ी यूनिट पे है ना, तो उनकी लोन लेने की क्षमता ज्यादा होगी। आपके पास दो ऑप्शन है, रामू का ढाबा, उसको लोन दे सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट को लोन दे सकते हैं। किसको लोन दोगे? माइक्रोसॉफ्ट, बड़ा है सर, समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देते हैं, गोरखपुर का एग्जाम्पल दे लो, यहाँ हाईवे पे आगे चल के ढाबा है रमेश का ढाबा, रमेश के ढाबे को लोन दोगे कि शैवी गंगेज होटल को लोन दोगे? शैवी गंगेज को लोन दोगे। क्यों दोगे सर? वो बड़ा है, वो स्थिर है। समझ में आया? बिल्कुल सर। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल दैट लार्ज नंबर ऑफ म्यूचुअलिटी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, समझ में आ गया। नंबर 7 पूलिंग ऑफ टेक्निकल नो हाउ। सर शुरू से चिल्ला रहे हैं सर, ये घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ये कह रहे हैं साथ आओ साथ आओ साथ आओ। अगर तुम साथ आओगे, मेरी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट तुम्हें, तुम्हारी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मुझे, क्या होगा? हमारी रिसोर्सेज पूल हो जाएंगे, हमारा टेक्निकल नो हाउ पूल हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था, वॉल्वो ने जब इन्वेंट की थी सीट बेल्ट की टेक्नोलॉजी, शायद वॉल्वो ने की थी, तो उसने कहा हम इसका कोई पेटेंट नहीं करेंगे, जिस कार कंपनी को यूज करना है कर सकता है विथ जीरो कॉस्ट। ऐसा क्यों किया सर? वो एक तरह से रैशनलाइजेशन हो गया था भाई, कस्टमर की सुरक्षा जरूरी है। रैशनलाइजेशन में सर इसका बेनिफिट किसका होता है? कंज्यूमर्स का होता है। उसने कहा कस्टमर की सुरक्षा जरूरी है, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, सब लोग ये वाली सीट बेल्ट लगाइए, अच्छी वाली। पहले कैसे सीट बेल्ट आती थी पता है? वो बस एकदम पैंट वाली बेल्ट जैसी होती थी, लंबी सी। बाद में उन्होंने नेट टेक्नोलॉजी ले आई, 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलती है वो सीट बेल्ट, तुम जहां हो जहां फिक्स कर लिए 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलती है। 1 सेंटीमीटर भी हिल गई ना, अगर एक्सीडेंट के केस में, भगवान ना करे, तुम कंपनी पे केस डाल दो, तुरंत कंपनी पे केस डाल दो कि 1 सेंटीमीटर ऊपर निकली, मार्क 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, तुमको क्लेम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सर ऐसे रैशनलाइजेशन से सबका फायदा होता है, और टेक्निकल नो हाउ भी पूल हो जाता है। समझ में आया? इट परमिट्स द पूलिंग ऑफ टेक्निकल नो हाउ, ट्रेड सीक्रेट एंड रिसर्च डेवलपमेंट बाय सेवरल यूनिट्स। समझ में आ गया सर। नंबर 8 पॉलिसी मेकिंग हमको आसान हो जाती है सर। क्यों? रैशनलाइजेशन है सर, सारे लोग आपस में सहमति बना लिए हैं, सबको पता है कि क्या डिमांड होने वाली, किसकी कितनी डिमांड होने वाली, हम आपस में सहमति बना के अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। क्या यहाँ पे पॉलिसीज बना पाते साइंटिफिक मैनेजमेंट में? नहीं सर, सिर्फ अपने पे देख रहे थे, यहाँ पर हम सबको लेके चल रहे हैं। तुमको मैंने बोला तुम्हारा बर्थडे है, लोग आएंगे, व्यवस्था करो। क्या व्यवस्था करोगे? तुम बोलोगे सर कितने लोग आएंगे, कौन कौन आएगा, क्या सारे वेजिटेरियन आएंगे कि नॉन वेजिटेरियन भी आएंगे, तब ना हम व्यवस्था करें। लड़के आएंगे, लड़कियां आएंगी, कौन कौन आएगा? अब तुम सब परिवार के साथ बैठे, सब बता दिए, देखो भाई वो आएंगे, बिरजू के वहाँ से वो आएंगे, रमेश के वहाँ से वो आएंगे, बगल में गुप्ता जी का लड़का आएगा, तुमको पता है, तुम व्यवस्था कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो सर। ये फायदा देता है कौन? रैशनलाइजेशन। Rationalization makes it possible for industry to have a unified policy. It enables an industry to organize itself rationally and logically instead of blundering according to the various conflicting policies. सर यहाँ पे रहेंगे तो हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, करके देखते हैं क्या चल रहा है कि नहीं है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। नंबर 10 ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, बगल में लिख लो सबका साथ सबका विकास। जय मोदी जी। मित्रों, सबका साथ सबका विकास, यानी कि सर सबकी प्रॉस्पेरिटी होगी, सभी धनी होंगे, सभी संपन्न होंगे। कथा के लास्ट में बोलते हैं ना, जैसे वो संपन्न हुए हम सभी संपन्न हो जाएं, सब संपन्न हो जाएंगे सर। रैशनलाइजेशन लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द, अंडरलाइन करके, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। सर पूरा समाज ही क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। और ये बात आप लोग जान के बड़ा आश्चर्य करोगे कि भारत में आज से कई सौ साल पहले भी रैशनैलिटी फॉलो होती थी। जो मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं या तुम्हारे जो गुजरात के बिजनेसमैन हैं, इनके यहाँ पहले एक सिस्टम चलता था, ये जो सुबह सुबह दुकान खोलते थे तो अपनी दुकान के बाहर एक छोटी सी कुर्सी रख देते थे। ये चीज़ आप लोग बहुत कम लोग बताएंगे, इसकी फोटोज एविडेंस सब कुछ है। ये अपनी दुकान अभी भी है, छोटी सी कुर्सी दुकान के बाहर रख देते थे, ठीक है।
और जैसे इनके वहाँ कोई ग्राहक आता था पहली बार सुबह खरीद करने, वो जैसे पैसा देता तो कुर्सी अपनी अंदर कर लेते थे। ऐसे होते होते जब थोड़ा सा दोपहर आती थी ना, और किसी की दुकान पे, मान लो हम सबकी किराने की दुकान है, ठीक है, और मेरी चारों के बाहर की से कुर्सी हट चुकी है, सिर्फ बंटी की दुकान के सामने कुर्सी पड़ी हुई है। हम लोग में से किसी की दुकान पे अगर कोई ग्राहक आता था ना, तो हम लोग कहते थे भाई उस दुकान पे मिल जाएगा, बंटी की दुकान पे वहाँ से जाके ले लो। क्यों? इसके बाहर अभी भी कुर्सी पड़ी हुई है। सबका विकास देखा जाता था सर, रैशनलाइजेशन है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें भारत में बहुत पहले से प्रिवेल करती थी। दिस इज व्हाट इज रैशनलाइजेशन, एक्चुअल रैशनलाइजेशन। बोलो समझ में आ रहा है? ये कुर्सी वाले सिस्टम, अब हो सकता है कुछ और बदल दियो। पहले कुर्सी रखते थे और बहुत बड़ी नहीं, इतनी छोटी सी कुर्सी होती थी, बिल्कुल छोटी सी, कुत्ता बैठ पाए उस पर, उतनी बड़ी होती थी वो, बांस की, बम्बू की। समझ में आ रहा है? ये सिस्टम भारत में बहुत पहले से था। बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैशनलाइजेशन सर, ठीक है। बंटी खुश हो गई कुछ तो सेल हुई सर। बोनी जिसको कहते हैं, लोग कहते नहीं बोनी का टाइम है, झकझक मत करो, बोनी के टाइम पे उधार मत दो, बोनी के टाइम पे हम तुमको पैसा सामान वापस बोनी के टाइम पे नहीं होगा, शाम के टाइम पे आओ। बोनी सबकी होना जरूरी है। समझ में आया? Rationalization leads to prosperity of the entire procedure, secure higher and steadier profits, worker enjoy better wages and steadier employment। सर वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी वेजेस फिक्स रहेंगी, कंज्यूमर को कम प्राइस मिलेगा और कम बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और कम्युनिटी यानी कि समाज का भला होगा, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेजेस से। बोलो क्या समझ में आया? इनडायरेक्टली सर सबका साथ सबका विकास, 22 में भाजपा, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, डिस्क्लेमर, ठीक है सर। अच्छा सर, इतने तो फायदे आपने गिना दिए, तब से आप रैशनलाइजेशन गा रहे हो, कुछ इसके नुकसान भी हैं क्या? द आंसर इज यस सर। कुछ नहीं, बहुत सारे नुकसान हैं। क्या नुकसान है? नंबर 1, क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। सर सबका साथ सबका विकास के चक्कर में बाकी पार्टियां साफ ना हो जाएं। जब सारे बिजनेस साथ आते हैं, हम लोग शुरू में ही देखे थे सर, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? जो इनएफिशिएंट है उनको मार्केट से बाहर करिए, और जो नए लोग हैं उनको आने से रोकिए। भाई जब सारे लोग साथ आ जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, तो एक तरह से तो मोनोपोली हो गई ना। आप एक बिगर यूनिट के तौर पे काम कर रहे हो, आप एक बड़ा परिवार बन गए हो, और आप ही सामान बेच रहे हो, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हो, तो मोनोपोली हो गई ना। मोनोपोली का नुकसान किसके लिए? एग्जैक्टली नहीं होता है। तुम देखोगे जब तुम बेनिफिट्स पढ़ते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, तो उसके बेनिफिट्स में एक चीज लिखी रहती है, वही चीज जाकर उसके डिसएडवांटेज में कट जाती है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। समझो, ये जो आप डिस्कस कर रहे हो एडवांटेजेस, दीज आर जस्ट प्योर फॉर्म। समझ में आ रहा है? प्योर फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, ये बस कहने की बात है कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा रियल में नहीं हो सकता है। जीएसटी के बहुत सारे फायदे गिनाए गए थे, क्या फायदे हुए? कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, बस सीए वाले बच्चों को आराम हो गया, जो 72 तरह के टैक्सेस पढ़ने पड़ते थे इनडायरेक्ट, वो एक हो गया जीएसटी, यही फायदा हुआ। नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन का क्या फायदा हुआ? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं। एग्जैक्टली एडवांटेजेस हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। रियल लाइफ में क्या हो जाता है भाई? मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। द फर्स्ट डिफिकल्टी अपीयर्स इन कनेक्शन विद द प्राइसिंग ऑफ गुड्स। गुड्स में बी प्राइस बाय रैशनलाइज्ड इंडस्ट्री टू डिराइव मोनोपोली प्रॉफिट्स, अंडरलाइन करोगे, डिराइव मोनोपोली प्रॉफिट्स, एंड कंज्यूमर्स में बी एक्सप्लॉइटेड इन स्पाइट ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये लोग साथ आएंगे ना, इनकी कॉस्ट कम भी होगी ना, ये प्राइस तय कर लेंगे और एक हायर प्राइस पे बेचेंगे, इसको कहते हैं मोनोपोली प्रॉफिट। इसको एक और टर्म कहा जाता है सुपर नेचुरल प्रॉफिट। 11th में पढ़े होगे लेकिन सर याद नहीं होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सर ये वो डिराइव करने लगे, तो फिर नुकसान किसका होगा सर? मेरा और आपका, मेरा और आपका। हो सकता है नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। The supply of goods being controlled by one agency, there is no guarantee that a business enterprise in the private sector would be guided by the motive of public welfare। सर हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये थोड़ी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अपना साथ अपना विकास, है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है सर। However, this difficulty can be overcome through the regulation of prices by the public authorities। यानी कि सर सरकार प्राइसेस पे कैप लगा दे, यानी कि प्राइसेस को एक मैक्सिमम लिमिट पे तय कर दे। कि सरकार ने ऐसा किया है? द आंसर इज यस सर। कुछ दवाइयां हैं जिनका सरकार ने मैक्सिमम कैप तय कर दिया है, किसके ऊपर प्राइसेस उसकी नहीं जा सकती, लाइफ सेविंग ड्रग्स। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। नंबर 2 समस्या, अपोजिशन बाय प्रोड्यूसर्स। सर रैशनलाइजेशन का प्रोड्यूसर्स विरोध कर सकते हैं, क्यों? रीड करोगे, द सेकेंड डिफिकल्टी आर फेस विद द अपोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर्स हु मे रेजिस्ट रैशनलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर, अंडरलाइन, रेजिस्ट रैशनलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर इग्नोरेंसेस। सर मासूमियत में विरोध कर दिए इसका, कि नहीं नहीं साथ नहीं आएंगे, हम अकेले ही तो तीर हैं, हम अकेले ही कर लेंगे जो कर लेंगे। हो सकता है नहीं हो सकता है सर? भारत में तो बिल्कुल हो सकता है। अगर भारत में सारे लोग यूनाइटेड रहे होते, एकत्रित रहे होते, तो ना यहाँ पे अंग्रेज आए होते, ना ही कोई आ पाया होता। ऐसा था? नहीं था सर, अकेले में ही तीर है। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव मतलब पुरानी सोच, रूढ़िवादी सोच, और नेसेसिटी ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट।
समझ में आ रहा है, विरोध लोग कर सकते हैं। It is also contended by some people that once rationalization is adopted as a method of industrial organization, it would require continuous additional investment to keep pace with the progress of time. लोग क्या बोलते हैं सर, अगर हम rationalization करते हैं ना, साथ आते हैं ना, तो हमको बार बार एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी समय के साथ चलने के लिए। समय बहुत तेज है सर, समय बहुत तेज है सर, समझ में आ रहा है। मेरे बाबा एक बात बोलते थे, कहते थे समय के ना मुंह के आगे बाल होता है, पीछे से टकला होता है। हम कहिए क्या बोल रहे हैं, कि समय के मुंह के आगे बाल इस वजह से होता है, समय अगर तुम्हारे पीछे है तुम समय को पकड़ सकते हो, अगर समय तुम्हारे पीछे है तुम उसके बाल को अपने हाथ से पकड़ सकते हो, रोक सकते हो। एक बार समय तुम्हारे बराबर या तुमसे आगे निकल गया ना, तुम हाथ फेरते रह जाओगे, पकड़ में नहीं आएगा। गंजे आदमी के बाल पकड़ाते हैं क्या, समय निकल जाएगा। समझ में आया, समय के साथ रहना है सर तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप लोग के पास अभी समय है, अभी समय आप लोग से पीछे है, कुछ अच्छे कोर्सेज कर सकते हो, बीकॉम के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो। एक बार जहाँ 25 क्रॉस किए फिर समय नहीं बचेगा, फिर समय आगे निकल चुका होगा, टकले पे हाथ फिराते रह जाओगे, पकड़ाएगा कुछ नहीं। समझ में आया, ओके। This difficulty does not appear to be a formidable one. The businessman should be taught that holding, अब ये बोला है कि ये हो सकता है, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं अज्ञानता में, अज्ञानतावश, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या ये नहीं है। नंबर 3, डेंजर्स ऑफ बिग बिजनेस। सर बड़ा बिजनेस जब बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग स्टार्ट कर देंगे, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने लगेंगे। मैंने आपको बताया था पैरा 46 सिर्फ इस वजह से आया था रिलायंस के कहने पे, सरकार को ही चेंज कर दिया। क्यों सर, रिलायंस बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है। समझ में आ रहा है ना, रीड करोगे। एफिशिएंसी हैज नॉट ऑलवेज फॉलोड फ्रॉम लॉर्ज कॉम्बिनेशन ओइंग टू ओवर कैपिटलाइजेशन, फाइनेंशियल जगलिंग एंड लैक ऑफ डायरेक्टिव एबिलिटी टू कंट्रोल अनवाइडली कंसर्न्स। इसके बगल में लिख लोगे, बिग बिजनेस इज हार्ड टू मैनेज। बिग बिजनेस इज हार्ड टू मैनेज, लिख लो। क्या बोल रहा है, लैक ऑफ डायरेक्टिव एबिलिटी टू कंट्रोल अनवाइडली कंसर्न। डॉक्टर मायर्स, अंडरलाइन स्टार मार्क फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। Dr. Myers has made effective use of biological analogies to show the absurdity of supposing that huge business organizations are likely to be always the most suitable and they should replace the smaller concerns entirely. ये क्या बोल रहे हैं सर कि देखो, ये आपने ही पॉइंट को 2 बार काट रहा है। डॉक्टर मायर्स कहते हैं बड़ा बिजनेस लाइए, वो अच्छा है, लेकिन एक तरह से बोले सर बड़ा बिजनेस नहीं ठीक होता है, आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे। क्यों, हम एग्जाम्पल ये था ना ट्रक वाला, जाम में सर ट्रक फंसा हुआ है और जाम में एक मोटरसाइकिल फंसी हुई है। बाइक सर जैसे तैसे काटते लोग निकल जाएंगे, देखते हो ना स्नेक कटिंग ऐसे ऐसे करते निकल जाते हैं। ट्रक निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा सर। आपका बिजनेस ट्रक हो जाएगा, नोकिया ट्रक हो जाएगा, बगल से ओवरटेक करते गाड़ियां निकलेंगी, आप रह जाओगे। बोलो समझ में आ रहा है ना, समस्या है सर। डिफिकल्टीज इन फाइनेंस हैं। अभी तो आप बोले थे कि फाइनेंस आसानी से मिलेगा, अब बोले डिफिकल्टी, ये क्या बात हुई है। तो देखो, द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन नेशनलाइजेशन रिक्वायर्स हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर। सर शुरुआत में हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे कैसे होंगे, हैवी होंगे सर, करोड़ों में बात होगी, हजारों करोड़ों में। हम कॉमर्स वाले हैं सर, हम जब भी बात करते हैं तो करोड़ों में बात करते हैं। जेब में 10 रुपए रहते हैं, वो भी फटा वाला, जो दुकानदार मना कर दिया ये नहीं चलेगा, लेकिन सर का बात किसकी करते हैं, करोड़ों की करते हैं। ठीक है। इन मॉडर्नाइजेशन एंड इन द रीशफलिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इन द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट मशीनरी। रीशफलिंग मतलब होता है चीज़ों को बदलना या इधर से उधर करना, और रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट मशीनरी मतलब जो मशीन घिस चुकी है उसको बदल देना, नया कर देना। अननेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्ट प्रोडक्शन। सर बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करोगे मशीनें घिसेंगी, आप एकदम उसको रगड़ नहीं सकते हो। 2 साल 3 साल में आपका मोबाइल खराब होना ही होना है, कितना भी उसको तुम संभाल के पोछ पाछ के डेली सैनिटाइजर से पोछो, मखमल के कपड़े में लपेट के रखो, अगर यूज़ करोगे तो घिसेगा भाई। समझ में आ रहा है ना, मशीनों का भी यही हाल होता है। कार अब तुम डेली चला रहे हो, अब तुमको नहीं सर हम चलाते हैं, फिर उसको ले आते हैं, धुलते हैं, फिर उसको गद्दे पे सुलाते हैं कार को, ऐसे करके कुछ भी करो भाई कार घिसेगी। समझ में आ रहा है ना, वही है। उसको चेंज करने के लिए आपको पैसा ज़्यादा चाहिए। और ऑफ ऑब्सोलीट मशीनरी, ऑब्सोलीट मतलब पुरानी। Such huge expenditure are likely to fall more heavily on the rationalized industries than on other during the periods of slump. Slump मतलब डिप्रेशन, यानी सर जब डिप्रेशन होता है ना, जब इकोनॉमी डाउन जाती है, नीचे लिख लो स्लम के नीचे, डिप्रेशन या मंदी, वो वाला डिप्रेशन नहीं जिसमें आप लोग वो बेकार बेकार गाने लगाते हो, हाँ मंजिले रुसवा है वो वाला डिप्रेशन नहीं, अच्छा वाला डिप्रेशन, इकोनॉमी वाले डिप्रेशन की बात हो रही। उस पीरियड में ये सर बर्डन किस पे जाएगा, रैशनलाइज इंडस्ट्री पे। समझ में आ रहा है वो वाला डिप्रेशन बोलते सर तुरंत कनेक्ट करते हम लोग, हाँ,
काले काले कमरे, अंधेरे, कान में ईयरफोन, गाने बज रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, 2-3 दिन से भूखे प्यासे, हड्डी जैसी सेहत हो गई है, लेकिन डिप्रेस्ड लगना है क्योंकि कूल है। क्या डिप्रेशन भाई? मेरा एक 12 साल का भाई है, मजी बात जानो कि मेरे मामा का लड़का है, 12-13 साल का है वो, और उसने एक महीने पहले स्टेटस डाला व्हाट्सएप पे कि लाइफ सक्स, लाइफ बेकार है। तो हम उसको रिप्लाई किए, क्या हुआ भाई, वीडियो गेम टूट गया क्या? कह रहा है नहीं भैया, जिंदगी बहुत बेकार है, लोग बड़े खराब होते हैं। अब हम बैठ के सोच रहे थे ये 13 साल में कितने लोगों से मिल लिया भाई, कितने लोगों से 13 साल में मिल चुका है। हम बोलना नहीं चाहिए कि जितने लोगों से तुम मिले उतने तो मेरी एक क्लास में बैठते हैं, छोड़ दिए। तो ऐसा वाला डिप्रेशन नहीं, अच्छा वाला बाजार वाला डिप्रेशन। समझ में आया? इसका असर किस पे पड़ेगा सर? हमारी इंडस्ट्री पे, रैशनलाइज इंडस्ट्री पे। नंबर 5, अपोजिशन बाय द वर्कर्स। सर आप रैशनलाइजेशन करोगे ना तो उसका विरोध कौन करेगा? वर्कर। अभी तो सर बोले थे सर सबका साथ सबका विकास, वर्कर उसमें भी आए थे, ये नहीं चलेगा सर, चीटिंग हो रही है। देखो भाई, हर चीज की जो अच्छाई होती है वो उसकी बुराई भी होती है। बोल समझ में आ रहा है ना? फालतू टॉपिक नहीं है। देखो इसने बनाया था अच्छाई के लिए, जो भी चीज बनती है अच्छाई के लिए बनती है। कानून बना था अच्छाई के लिए सर, कोई सा भी कानून बना था अच्छाई। एग्जांपल लेते हैं, चलो लड़कियां ज्यादा बैठी हैं, एग्जांपल लेते हैं सर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट का, जो दुनिया भर के वुमेन्स के लिए कानून बने थे भाई, वुमेन्स की अच्छाई के लिए, औरतों को सेफगार्ड करने के लिए। लेकिन सर देख लोगे आज की डेट में अगर 40% केसेस जेन्युइन रजिस्टर्ड होते हैं, देखो जेन्युइन केसेस ना रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, क्योंकि लड़कियां डर जाती हैं करने से कि केस रजिस्टर कर दिए उसके आगे क्या होगा। जैसे घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में नॉन बेलेबल वारंट है। लड़कियां खास करके जान लो, अगर कोई लड़की किसी आदमी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है कि ये मेरे खिलाफ घरेलू हिंसा कर रहा है, नॉन बेलेबल वारंट है, मतलब जिस इंसान को जेल होगी उसको फिर बेल ही नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल। लड़कियों को नहीं पता है, केस ही नहीं करती हैं, और जिनको पता है वो फालतू केसेस करती हैं, बेमतलब के केसेस, ब्लैकमेलिंग के लिए। समझ रहे हो ना? बना था सर अच्छी चीज़ के लिए, हो कैसा रहा है? मिसयूज रहा है। समझ रहे हो ना? पुलिस डिपार्टमेंट सर बना था आपकी मेरी भलाई के लिए, उनको पावर्स दी गई थी। अभी को देख लो, सिम ब्लॉक करवाने जाओ सर 500 रुपये जब तक ना रखो, सिम का एप्लीकेशन नहीं लेते हैं, वो है कि नहीं है? बिल्कुल सर। Rationalization is an inseparable linked up with labor hostility and labor unrest. The old argument that workers are treated like inanimated equipment in a large rationalized enterprise is no longer hold good. ये क्या बोल रहा है सर? वर्कर के मन में धारणा रहती है ना कि जब बिजनेस बड़ा होगा ना तो हमको मात्र एक इक्विपमेंट, मात्र एक मशीन समझा जाएगा। बिल्कुल है सर, मेरे हिसाब से भी आप लोग कभी जिंदगी में नौकरी पे फोकस मत करना। जिस नौकरी के लिए आप परेशान रहते हो ना, नौकरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं सर, आईएएस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या होगा भाई? वो आईएएस बने, तुम बन गए आईएएस, तुम्हारे मरने के एक दिन बाद वो जॉब दूसरे को दे दी जाएगी। क्या मतलब है ऐसा? प्राइवेट सेक्टर में तुम आज मरे साला, कल वही जॉब दूसरे आदमी को दे जाएगा, तुमको पूछा तक नहीं जाएगा। ऐसी चीज के लिए करने का क्या मतलब है यार? कुछ करो तो अपना करो, जब से तुम्हारा नाम तो रहे। समझ रहे हो ना? वर्कर्स के अंदर ये रहता है सर, बड़ा बिजनेस होगा, सारी चीज़ों होंगी, हमारा ध्यान नहीं रखा जाएगा। आपकी बुक लेकिन बोले कि उनकी धारणा गलत है, उनकी धारणा गलत है। करे पहले हुआ करता था, द वर्कर टुडे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट इंडस्ट्रियल सिटीजन। बोला आज की डेट में उनको एक अलग माना जाता है, औद्योगिक सिटीजन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। वाह, बड़े भारी भारी शब्द हैं सर, बोलने में बड़े अच्छे लगते हैं। MBA करना तो सब रट के जाना और अपने वर्कर्स, अपने अंदर वालों को बोल देना, यू आर द मॉडर्न सिटीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। वो भी कहेंगे वाह। समझ में तो नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा लगा, है कि नहीं? द अपोजिशन ऑफ द वर्कर्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। देखो वर्कर क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल ग्रेड्स ऑफ द वर्कर्स, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। नंबर 2, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, सर लेबर का शोषण होगा। एंड स्पीडिंग अप फॉलोड बाय इंक्रीज फटीग एंड स्ट्रेन, सर यह ज़्यादा काम करवाया जाएगा, हमको थकान होगी कि नहीं होगी, ज़्यादा काम करवा दिया जाएगा सर। अनफेयरनेस, सर यानी कि चीज़ें सही नहीं होंगी। फेयर मतलब क्या? गोरा। अनफेयर मतलब क्या? काला। नहीं, फेयर मतलब सही, अनफेयरनेस मतलब जो सही नहीं है। एज इंक्रीज इन द अर्निंग्स ऑफ द ऑपरेटिव इज नॉट इन कीपिंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है सर। एज रिजल्ट ऑफ रैशनलाइजेशन देयर इज बाउंड टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहा है? अंडरलाइन करोगे। As a result of rationalization, there is bound to be certain amount of technical unemployment. What do you mean by technical unemployment? बताओ। हैं? ये क्या होता है? ये तो नहीं करना चाहता है उसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं बेटा। टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट होता है सर, हम लोग शुरू में रैशनलाइजेशन में चिल्लाए थे सर, यूज मशीनरी इफ
पॉसिबल। अगर संभव है मशीन का यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। सर मशीन यूज़ होगी तो जिस जगह मशीन यूज़ हो रही है वहाँ के वर्कर तो बाहर हो जाएंगे ना। रैशनलाइजेशन में सर इस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती ही मिलती है। समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि हाँ सर वो तो होती है, इवन इफ इट इज़ ऑफ अ टेम्परेरी नेचर, हो सकता है टेम्परेरी हो लेकिन ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। Rationalization reduces employment in 3 ways. Number 1, by closing down of unproductive undertakings. सर जो अनफिट है, अनप्रोडक्टिव है, उस अंडरटेकिंग को बंद कर दीजिए, शट डाउन कर दीजिए। बोलो भाई वहाँ के वर्कर कहाँ जाएंगे? जब गोरखपुर में फर्टिलाइजर बंद हुआ, यहाँ के वर्कर कहाँ गए? बेचारे परेशान हो गए। गोरखपुर में कंपनी हुआ करती थी राप्ती, नाम सुने हो? सहारा अभी है ना, सहारा जैसे एक और कंपनी थी राप्ती चिट फंड कंपनी, भाग गई। राप्ती के लोग क्या हुए? बेरोजगार हुए। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। एंड ट्रांसफरिंग प्रोडक्शन टू अदर सेंटर्स बाय कंट्रोल ऑफ, अंडरलाइन करोगे, बाय कंट्रोल ऑफ आउटपुट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट्स। सब प्लांट्स मॉडर्नाइज होंगे, चीज़ें मशीनों से होंगी, वर्कर का काम नहीं होगा। और नंबर 3, बाय एलिमिनेटिंग सच स्टाफ एंड मैन विच आर रेंडर्ड अननेसेसरी। सर जो लोग लगता है कि अननेसेसरी हैं, फालतू में बैठे हुए हैं, उन्हें हमको निकाल के बाहर कर देना है। इस वजह से सर अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगी, लेकिन वर्कर के मन में डालिए कि नहीं भाई ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग ले आने दीजिए रैशनलाइजेशन को, हमारे देश का भला होगा। अब हमारे देश में सर रैशनलाइजेशन अप्लाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।